नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे के द्वितीय अंक के साथ। और प्रथम अंक में हमने देखा कि रवि, जो कि कहानी का नायक है, वह अपनी बुआ के घर आता है भुआली शहर में, और वहाँ पर उसकी भेंट मन्नू नाम की लड़की से होती है, जो कि तपेदिक की पेशेंट है। और उसकी तरफ रवि का आकर्षित होना और उसको मिलने जाना प्रथम भाग में दर्शाया गया है। द्वितीय भाग में इस मार्मिक कहानी का दूसरा अंश और संपूर्ण सार हम लोग जानेंगे। और कृष्णा सोबती जी का संक्षिप्त परिचय प्रथम भाग में बताया जा चुका है, इसीलिए इस भाग में हम सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी बादलों के घेरे के दूसरे भाग पर। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप बुझी बुझी भुआली मुझे भयावनी लगी। एक बार जो टटोला पाइंस, नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली, कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं न जाने किस उलझन में खोया कह गया। बुआ को कहना क्या था। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंख उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नों के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे हुए स्वर में मुझसे पूछा, रवि बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे? जी पहुंचा सकूंगा। मैं बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे थे। मैं पीछे की सीट पर बैठा बिठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली वाली कल वाली भुआली की सफेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ की ससुराल रुक बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं रुको ना। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर कहाँ जाओगी? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती हुई बोली, रवि इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं बुआ। बुआ चाहती मुझसे कुछ पूछे, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूँ, पर शब्द किसी के पास नहीं जुड़े। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की मैं सबसे छोटी मौसेरी बहन होती है वह। पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई और हंसकर बोली, रवि तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं न हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास छोड़ प्लेटफार्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता गया। मन न भुआली पर अटका, न पाइंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठा नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और मैं उसे ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफार्म पर से ले न जा सकी। गाड़ी आ लगी, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे। साहिब गाड़ी छूटने पे 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। एक बार कुली फिर अंदर जाकर आसबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकल आता है। हरी बत्ती हो गई साहब। बत्ती की ओर देखता हूँ और चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही दूल्हा दूल्हा सा चेहरा, वही, अरे वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहिब जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरा सामान
मेरे पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। मुझे जहाँ जाना है वहीं जाकर रुकूंगा। मैं ही नहीं रुकूंगा, मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर के आगे लान में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सियाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, माँ कितना ठीक कहती है। और अपनी नौकरी पर रहता हूँ, पर अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करता हूँ? माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ, माँ जो मुझे रुचे तुझे रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा था, उसे तो अपना अधिकार मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते उब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ के झुंड दिखाई देते हैं। आसमान सब सुनसान है। अपनी पदचाप के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं है। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लान के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वह हाथ, मन से जिसे भूल चुका हूँ उसे आज ही याद क्यों आना था? क्यों याद आना था? क्यों दिख जाना था उसके हाथ को जो बरसों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखे थे? छुआ नहीं था कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाह आगे करता हूँ, छू लेना होता नहीं। महीने भर नैनी में रहते हुए बार बार भुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नों के पास से लौटा तो लौट लौट कर उस लौटने को ना लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा और 3 बार मुड़कर ऊपर गया। मन्नो साल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले साल को साहस से समेटा और 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, चाहता हूँ मन्नो से कुछ कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ, आऊँगा फिर आऊँगा। जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे मन्नो। रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ी सी हंसी और हाथ जोड़ कर दिए नमस्कार। इन जुड़े जुड़े से हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा लूं, पर ना जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझने के स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा। फिर क्या सदा के लिए जा रहा हूँ? मुड़कर पीछे देखा और खिंचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में व्यथा न थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो। मन नहीं होता जाने का। मन्नो कुछ देर देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी सी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उसकी देह तो नहीं, उसके स्वर को छूना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो, आगे बढ़ता हूँ। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो ने दोनों हाथ आगे कर दिया। बस मन्नो, अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसके आगे नहीं, और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ।
बिल्कुल ऐसा लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो बही जा रही है। वह मुझे नहीं देखती, नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है, आंखें शायद बंद है, शायद गीली है। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहराकर कहा, मन्नो। इसी पुकार को पलट कर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही मैं ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वह याद आती है, वही दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया और देखता गया, साल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों के धीमी चाल से थक कर झुके भी नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत घने घने वृक्ष के नीचे देवी के छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतारकर नंगे पांव किनारे के पत्थर से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल को कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बस देख रहा था। शाल सिर पर कर लिया और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रख सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नो उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसा दिखा कि यह झुकी हुई छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई व्यवस्था थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन वरदान मांगने हैं, अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग पड़ी हूँ। मन्नो को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बिंधता था, अलग जा पड़ा। झील सी ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाहों के से घेरते हुए कहा, मन्नो। मन्नो चौकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखती हुई बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ ना बढ़ाओ। आवाज में न उलाहना थी, न व्यंग था, न कटुता थी, बस जो कहने को था वही कहा गया। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को छोड़ रात मैं अंतिम बार पाइन्स की उतराई उतरता चला गया। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई। आज अपने लिए, मन्नो के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली। मुझे भी भली संगिनी भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी। एक दिन जो बात शुरू होती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है, जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन द्वार घर अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता हूं। उस असीम सागर के किनारे एक दूसरे छोर पर छा छा कर जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरे और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते, कहाँ डूबते, या देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहर बीत गए, वर्ष बीत गए, वे 10 वर्ष संग संग लगे, बिछो से दूर मग्न दिन रात, मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा। आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी श्वास का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने चाहता हूँ कि किसी की आंखों में देखकर उसका उत्तर दूँ, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई नहीं है। मीरा के लिए मेरा मोह छोटा कर लिया, मीरा ने बच्चों के लिए मेरा मोह छोटा कर लिया।
गए महीने रानी खेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले गई। मुन्ना, रानी प्रणाम करो बेटा। बच्चे झिझक में से बंधे मेरी ओर उठे, हाथ उठाए। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे माँ की आज्ञा का पालन करके देख रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा, जो आज मुझसे मिलने आई है। उसमें मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है जो सचमुच में मेरी थी? भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा। मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींच लूं, कहूँ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का परिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार कर दूं, एक बार प्यार लूं। फिर हाथों में मुंह छिपाकर रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया। ना पास मीरा थी, न बच्चे। तकिए के सहारे सिर ऊंचा करके देखा। उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा कर रहा था, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, ना मीरा ने, ना बेटों ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता था, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नों के जाने को भांप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नो की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली पतली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कम्बल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाकर उद्योग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल बोली, रवि, मन्नो तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गंभीर को संभालते हुए कहता हूँ। नहीं बुआ, नहीं। बुआ जैसे मुझे कहीं वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस रुक चुकी थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आंसू पोंछती हुई कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम एक पार्सल छोड़ गई थी। अलमारी में खोला तो जर्सी थी। बुआ दूसरे दिन बुआ के पास आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ, रवि। बुआ की वह कल वाली आवाज़ थी। मैं सिर हिलाकर घोर व्यवस्था के स्वर में कहा, नहीं बुआ, नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता, पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को कोई छू ना सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन में मन्नों को बैठाए रहा, उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुंचा। वही चीड़ की ठंडी हवाएं, वही सुहानी धूप, वही भुवाली और वही मैं। पर इस बार किसी को पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो, मन्नो। आज वह होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस को देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नो, मन्नो। जिस मीरा को मैंने बरसों जाना वह अभी पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसको मैंने छू छू कर छुआ, चूम चूम कर घूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नो की सी ही आंखें सगी दिखती हैं।
खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरे में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग को देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं में समा जाऊंगा। तो इस तरह आपने सुनी कृष्णा सोवती जी की लिखी हुई एक मार्मिक प्रेम कहानी बादलों के घेरे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित की गई है तथा एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत भी इसको स्थान मिला है। तो आप इसे सुनिए। और मित्रों, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी सुने और लाभ प्राप्त करें तथा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य सुने और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।